किया गया है। हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव है हीरालाल वर्मा जी, आपको विदित है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो इनका एक विंग है जेसीसी है, उसके भी महासचिव है। और हमारे साथ एचआरटीसी के जो जेसीसी के प्रधान हैं और हमारे साथ जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में वाइस प्रधान हैं मान सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। खमेंद्र गुप्ता जी जो हमारे वित्त सचिव है, खरवाड़ा जी आज सौभाग्य से हमारे बीच है। हमारे जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में जो पैटर्न की भूमिका में हैं, और भी हमारे साथ में नरेश जी है एचपी यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे सलाहकार है संयुक्त कर्मचारी महासंघ में, और साथी हमारे साथ बैठे हैं पीछे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं का। आज आपसे हम बड़े रूबरू होंगे, बड़े आपके सवालों के भी जवाब देंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको भी हम आपके समक्ष ज़रूर उठाएंगे। कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेके हमें लगा कि आज ज़रूर मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बातें बहुत सारी हैं, आपने अभी 1-2 एपिसोड पहले कवर कर दिया है, उसका निदान और उसका समाधान आपको मिल गया है। बड़ा मुद्दा जो कर्मचारियों के समय पर मुद्दे चलते रहते हैं। कभी मुद्दा होता था कर्मचारियों को और पेंशनरों को 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली, कभी मुद्दा होता था कि डीए नहीं मिला, कभी मुद्दा खड़ा हुआ कि आपका पे कमीशन का एरियर नहीं मिला, कभी मुद्दा हुआ कि जो 4/9/14 टाइम स्केल है वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से अनगिनत मुद्दे कर्मचारियों के आप पिछले 2 महीनों से देख रहे होंगे, उस पर चर्चा चली रही। लेकिन हमने सरकार को एक अनुकूल और माकूल समय देने का प्रयास किया, क्योंकि सरकार को सेटअप होना है, सरकार को समय लगता है। व्यवस्था परिवर्तन थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक नारा भी रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आए हैं। तो हमें भी लगा कि भी सरकार को एक समय देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने पिछली सरकार के खिलाफ भी जो मुद्दे थे उसको बड़े मुखर तरीके से मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग से जो है जनमानस तक, कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। और उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई रंजिश नहीं थी कि हमारी उस वक्त के जयराम सरकार के खिलाफ हमारा कोई आंदोलन था या रोष व्यक्त था। लेकिन ये कर्मचारी नेतृत्व का ये कर्तव्य बनता है, जहाँ पर कर्मचारियों के हित टकरा रहे हो, उसका नुकसान हो रहा हो, वहाँ पर मजबूरन जो है आवाज़ उठानी पड़ती है। और इसी उपलक्ष्य से आज हम आपके बीच उपस्थित हुए। एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसको हम नहीं टाल पा रहे थे। हालांकि उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, किस हालत में दिया, क्यों दिया, उस पर भी मैं नहीं जाऊँगा। पर लेकिन मुद्दा इतना ज्वलन था कि जिसको लेकर हम रात भर नहीं सो पाए। जब कल पूरी रात ये नोटिफिकेशन घूम रही थी कि जितने भी विभागों के अंदर 2 साल से बोर्ड या निगम है, 2 साल से जितने रिक्त पद है, वो चाहे रेगुलर है या पार्ट टाइम है, जो भी रिक्तियां हैं उन सब रिक्तियों को जो है एबोलिश करने की बात इस चिट्ठी के अंदर हुई है। और ये चिट्ठी अपने आप में मुझे लगता है कि अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। इस चिट्ठी के ऊपर मुझे लगता है कोई भी आदमी इसको पढ़ेगा तो इसमें तो यहाँ तक कह दिया कि उसके बाद जो एडी है, कंसर्न डिपार्टमेंट का एचओडी है, वो दोबारा प्रपोजल जो है फाइनेंस को नहीं भेज पाएगा उन पोस्टों को सैंक्शन करने के लिए। तो रात भर मैं भी चिंतित था, हमारे साथी चिंतित थे, अनगिनत फ़ोन आए। तो इसलिए हमने सुबह ही आप सब मीडिया बंधु से चर्चा की। हमने सुबह ही इन्विटेशन डाल दिया था 9:30 बजे, 9:15 बजे कि हम जो है 1:30 बजे प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे, क्योंकि एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये एक अधिसूचना थी। मुझे नहीं लगता कि जो वित्त विभाग है उन्होंने किस सो के ये अधिसूचना निकाली, कि किसी नशे में अधिसूचना निकाली, किस आधार पर अधिसूचना निकाली, कि उनका क्या उस वक्त मानसिक संतुलन था जब उन्होंने ये कहा कि जितनी भी रिक्तियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से जो रिक्त पड़े हैं या उससे अधिक से रिक्त पड़े, उन सबको हम एबोलिश करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए दुख हुआ, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल से भर्तियाँ नहीं हो पाई है। सारी बातें आप सबके सामने हैं, सारी बातें साझी हुई है। कमीशन काम नहीं करा, कमीशन जो था सबऑर्डिनेट बोर्ड वो भंग कर दिया गया था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहुत कम भर्तियाँ हुई है। तो पिछली सरकार में जो है 6 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उस सरकार में भी काम नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में 70,000 से अधिक पद ऐसे हैं प्रदेश के अंदर, विभागों के अंदर या हमारे बोर्ड और निगम के अंदर, जिसमें जो है 2 साल से ऊपर का पीरियड हो चुका है। तो पता नहीं हिमाचल सरकार के वित्त विभाग का जो मुख्यमंत्री को किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, कौन सलाहकार हो गए मुझे नहीं पता। इस बार मैं कुछ नहीं करना। तो किसने ये इतनी बड़ी सलाह दी कि आप इन पोस्टों को एबलिश करने की एक अधिसूचना निकालें। हालांकि इसमें पे 2012 की बात भी इस चिट्ठी में कही है, उस वक्त भी मामला उठा था। तो उस वक्त एक एमओयू साइन हुआ था, मैं आपको बता दूं उसके पीछे का रीज़न क्या था कि एमओयू साइन हुआ था भारत सरकार के साथ
कि आपने फंडिंग लेनी है तो पोस्टों को धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। उसके तहत इस तरह की एक अधिसूचना 2012 में निकली थी, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ, किसी सरकार ने उसके बाद इस 2012 की अधिसूचना के ऊपर दोबारा से उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, ये दोबारा से जो है रूटीन में नहीं आई। तो ऑल ऑफ सडन ये अधिसूचना आई है, तो मैं तो कहूँगा हमारे साथ यूनिवर्सिटी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो अभी 2.5 साल से हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट खाली चल रही है। तो इस अधिसूचना के तहत तो यूनिवर्सिटी बिना वाइस चांसलर से चलेगी, क्योंकि वाइस चांसलर का पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। बहुत से हमारे एसडीएम की, तहसीलदारों की पोस्टें खाली चल रही है, वो भी खत्म हो जाएंगी। हमारे में अगर एजुकेशन विभाग में बड़े विभाग की बात करूं, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्टें बड़े लंबे टाइम से 2 हमारी खाली चली है, 4 जॉइंट डायरेक्टर की पोस्टें नहीं भरी गई बड़े लंबे टाइम से, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टें हमारी लगभग सारी खाली चल रही है। तो ये पद सारे खत्म हो जाएंगे, अबोलिश हो जाएंगे। तो किस तरह से हम विभाग को चलाना चाह रहे हैं, मुझे हैरानी होती है। वित्त विभाग के जो ये अधिकारी है, जिन अधिकारियों ने अधिसूचना के ऊपर साइन किए, जिन्होंने अधिसूचना छापी, उन्होंने क्या सोचा होगा कि जिसके बाद मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बात क्लियर कर दी है। उसके बाद एक नई अधिसूचना भी आई है, 23 तारीख की अधिसूचना नई आई है, जिसमें कहा गया कि हमने ये बोला कि जो पोस्टें जो है आज की डेट में जो रिलेवेंट नहीं है, उन पोस्टों को एबलिश करने के। तो इसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं कही गई है। इसने तो सिर्फ सीधे शब्दों में इस अधिसूचना ने कहा कि जो पद आपके 2 साल थे या उससे अधिक जो जिनको भरा नहीं गया हुआ है, अब नहीं भरना, और भरना किसका काम है? विभाग का काम है, सरकार का काम है। अगर 2 साल से पद नहीं भरे गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कर्मचारी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, उन पदों के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहा है, काम तो चल रहा है। इसका मतलब उन लोगों को, जो लोग उन पदों पे काम कर रहे थे, तो क्या उनको एक्स्ट्रा काम दिया गया? उनको एक्स्ट्रा उनका रेम्युनरेशन दिया गया? एक्स्ट्रा उनको वेतन दिया गया? नहीं दिया गया। उल्टा सरकार जो है इस तरह के तुगलकी फरमान निकाल रही है। इससे सरकार को बचना चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कुछ सलाहकार और कुछ जो अधिकारी आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, मैं ये कहना चाहूँगा। उस साजिश के तहत ये अधिसूचना निकाली गई, क्योंकि जैसे ही मामला ठंडा होता है, एक नया मामला खड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री को फिर उसमें बचाने के लिए, सफाई देने के लिए आगे आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़े। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, कोई भी अधिसूचना निकालनी है, कोई भी कार्रवाई करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री को हम एक सजेशन जरूर देना चाहते हैं कि जो कर्मचारी संगठन बने होते हैं ना, जिनका लंबा इतिहास है, मैं कहूँगा इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ में हर विभाग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, घिसे-पिटे लीडर है, जिन्होंने पूरे अपने संघर्ष ही करते रहे। तो कम से कम हमने मुख्यमंत्री को एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वो एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था डिमांडों को लेके कि भी आप हमें टाइम दें, हम कुछ बातों को लेके आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उस समय हमें नहीं मिला। हम मांग करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि गतिरोध ना बने, इस तरह की बातें, भ्रांतियां ना फैले मीडिया में, गलत में। देखिए, हमारा एक दायित्व बनता है कर्मचारी संगठनों का कि हम अपने कम्युनिटी के लिए, हम अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमारी जवाबदेही है। और साथ में जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो टकटकी लगाए बैठे हैं, लाखों लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो विभाग में आना चाहते हैं, सेवाएं लेना चाहते हैं, वो इस इंतजार में बैठे कि कब पोस्टें खुलेगी, कब हमारे को रोजगार मिलेगा। तो उनके लिए भी हमारी जवाबदेही कि उन पोस्टों को बचा के रखे। इसलिए मजबूरी आज पैदा हुई कि हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। हालांकि बड़े लंबे टाइम से हमने इस बात से दूरी बनाए रखी थी। और अभी आपने देखा होगा बिजली बोर्ड का उदाहरण हमारे साथ देखा आपने, बहुत गतिरोध भी बन रहा है। बहुत सारी बातें हमने मुख्यमंत्री से कही, बहुत सारी मीटिंग्स हुई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेके। अभी इंजीनियर्स के 51 पद खत्म कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, उसको खत्म करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। उसके बाद 81 जो ड्राइवर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई है। उसके बाद पता नहीं किस तरह के फरमान चले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विघटीकरण की बात चल रही है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार उनको ये बात भी कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। आप इस तरह की बातों में क्यों पड़ रहे हैं? और सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात मेरे साथ भी बहुत बार कही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और को बहुत जल्दी पेंशन देने वाले हैं, OPS के दायरे में लाने वाले हैं। एक और विभाग की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिला परिषद के लोग, वो भी हमारे साथी है, उनको पंचायती राज में लाना था, क्योंकि वो लोग अभी भी नियमित नहीं हो पाए, उनको पेंशन नहीं मिल पाई है, उनको विभाग में मर्ज नहीं कर पाया। तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा था जैसे ही सरकार में आएगी हम पंचायती राज को जो है उसमें के दायरे में लाएंगे, जिला परिषद पूरे काडर को। 3400 के आसपास लोग उनके कर्मचारी है। तो इस तरह के बड़े सारे इश्यूज है जिसको मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को बैठ के सुलझाना चाहिए, बैठ के सुलझाने की आवश्यकता है। अन्यथा ये बातें बिगड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अभी अल्टीमेटम दिया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, आपने देखा होगा। अभी वर्मा जी अपनी बात कहेंगे, खरवाड़ा जी भी कहेंगे, पेंशनर्स हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ है।
देखिए, अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होगी, डॉक्टर्स के बहुत से पद खाली चले हुए हैं फिर इसके अंदर, पीएससी के अंदर, क्या उनको अब खत्म करने जा रहे हैं? किस तरह की सेवा देने? और अगर टीचिंग फैकल्टी की मैं बात करूं तो हमारे तो 15,000 पद खाली चले हुए हैं, तो क्या वो सारे पद खत्म हो जाएंगे? तो कैसे हम एजुकेशन, कैसे हम राष्ट्र को, प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम प्रदेश को जो है नंबर 1 पे लाएंगे शिक्षा क्षेत्र में, हम प्रदेश को नंबर 1 पे लाएंगे पूरी गुणवत्ता के क्षेत्र में। तो जब एम्प्लॉयज़ ही हमारे पास नहीं रहेंगे या उनको हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें होगी। आए दिनों डिफरेंट तरह की चीज़ें चल रही है, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, कभी सचिवालय के साथ गतिरोध है, कभी किसी और के साथ गतिरोध। हालांकि ये बातें मैटर नहीं करती है। हमने कहा कि आप तनख्वाह 1 को नहीं देंगे तो 5 को देंगे, 5 को देंगे तो 10 को देनी तो पड़ेगी, कोई बात नहीं है। पर एम्प्लॉयज़ के ड्यूज है, आज फिर से दोबारा से वही 13% पे आ गए हम। हमारा जो डी है वो 13% पे आज फिर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं है, हम भी सरकार के साथ हैं। हमने सरकार को बिल्कुल समय दिया, सरकार को टिकने का, उसको समझने का, उसको अपने रिसोर्स जनरेट करने का समय देने की आवश्यकता होती है, हमने वो दिया। पर लेकिन आप इस तरह के फरमान आप जारी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इस बात को नहीं मानने वाले हैं। तो मैं 28 तारीख के गतिरोध की बात एक बार फिर आपके माध्यम से कर रहा हूँ, बड़े 2 टूक शब्दों में कर रहा हूँ। ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पूरे साथी, पूरी टीम है, सबका डिसीजन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो मेमोरेंडम दिया हुआ है, जो अल्टीमेटम दे रखा है, 28 तारीख पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फिर से धरना होने वाला है 2 दिन बाद। अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो मजबूरन संयुक्त कर्मचारी महासंघ को जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो ये जो एक आंदोलन जो है एक जनव्यापी आंदोलन बनने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे अधिकारियों की और सरकार की होगी। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। 28 तारीख से पहले एक तो 51 पोस्टें जो इंजीनियर्स की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में खत्म की है उसको बहाल करे, और जो ड्राइवरों की सेवाएं बेचारी खत्म की है उनको भी बहाल करे, और ओपीएस देने की बात जो कही है उसके ऊपर भी सरकार बात करे, और संयुक्त कर्मचारी महासंघ को बैठक के लिए बुलाए। हमने ऐसे ही कुछ बातें कही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि हर विभागों में खाली पड़े पदों को सरकार शीघ्र भरे। वो चाहे बोर्ड है, चाहे निगम है, चाहे एचआरटीसी है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई और भी डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, हम सबको लेके बात कर रहे हैं। वो चाहे पेंशनर की बात है, पेंशनर भी अपने लिए जो है जो उनका एक ड्यूज है उसको लेके वो एक उम्मीद की टकटकी होती है कि भाई हमारे को कब हमारे बेनिफिट मिलेंगे। उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, वो भी सरकार के ऊपर बैठे हुए अपनी पेंशन के ऊपर निर्भर है। तो उनकी तरफ भी सरकार बात करे, और मुझे लगता है कि डायलॉग करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सरकार जब डायलॉग से बचेगी ना तो कम्युनिकेशन लॉस जिसको कहते हैं ना वो होता रहेगा, वो एक गैप आता रहेगा। उससे मैं क्या समझ रहा हूँ, या ये जो लेटर निकला इसका मतलब क्या है, या उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो दूसरी चिट्ठी आपको दिखाई उसका स्पष्टीकरण क्या है, ये चीज़ें तब जरूरत पड़ती है हमें। तब इस तरह की बार बार चिट्ठियाँ निकालनी पड़ती है। अन्यथा एक चिट्ठी के बाद दूसरी चिट्ठी निकालने की जरूरत उसी टाइम उसी दिन आपको सेम चिट्ठी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं थी, या जो करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी हितैषी नहीं थे। हम बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं पर उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। ये हम सबकी मजबूरी है, हम सबका दायित्व भी है। आपके जो भी प्रश्न हैं, आज बहुत सारे प्रश्न अगर आपके भी है उसको भी हम आपके समक्ष रखेंगे। हीरालाल वर्मा जी जिन्होंने 28 तारीख का कुछ कार्यक्रम भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारा एक अभिन्न अंग है, हम इनके साथ है। अगर ये गतिरोध नहीं टूटता है, हम तो बहुत बार इस बात को लेके चले कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये गतिरोध तोड़े, कोई बात नहीं। आप अभी डीए एक की स्टाफ ने दिए उसका हमने धन्यवाद भी किया, पर लेकिन अभी उसका एरियर भी ड्यू है, हमारे को एरियर देना है। एरियर हमारे पास अभी जो है 2022 का भी डीए का एरियर ड्यू है, 23 का एरियर ड्यू हो गया है, वो भी देना पड़ेगा कर्मचारियों को। कर्मचारी अपनी मांग को लेके खड़े हो गए तो किसके पास हो गए? सरकार के पास ही हो गए। तो ये कुछ बातें सचिवालय वालों की बातें थी, उनकी भी यही बातें थी, और बातें और निकलती रहेगी। अगर आप इस तरह के फरमान जारी करेंगे ना, मुझे लगता है कि इन चिट्ठियों का तो कोई आधार ही नहीं है। किस सोच के साथ ये चिट्ठी निकली होगी, तो गतिरोध तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेगी इस तरह से। तो ये कुछ बातें हमने कहनी थी। रोजी कुछ बोलो। और कोई आपका प्रश्न है तो उसको हम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खरवाड़ा जी कुछ बोलो। नहीं बोलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई प्रश्न लेना चाहे सब कुछ ही बोल दिया ना आपने, तो पूछते हैं सब। आपको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ बोल दिया तो बड़ा धन्यवाद आपका भाई। आपको तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया। नहीं एक्सपीरियंस कुछ नहीं, हमारे एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं ऐसा, ये सब आपकी कृपा है और एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे जब बैठना। क्या वैसा
बिजली बोर्ड का साथ दो देंगे बड़ा झटका। चलो अब तो साथ है तो हम तो अभिन्न अंग है तो साथ है।